कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस एक काफी द हॉरिफाइंग केस है और इसे निर्भया 2 का नाम दिया जा रहा है। पर आखिर ये केस ऐसा है क्यों और इसे निर्भया से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? निर्भया जो कि अपने आप में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक जघन्य अपराध था, और अब ये घटना जो कि कोलकाता के आरजी कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ घटित हुई है, इसे निर्भया 2 कहा जा रहा है। और तो और कई सारी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि कैसे इस केस के रुख को बदला जा रहा है और इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस केस के सबूत से छेड़छाड़ करी जा रही है, और कई सारी बातें जो इस केस से निकल कर आ रही हैं वो साफ बताती हैं कि कैसे इस केस के साथ बहुत ज्यादा लापरवाही करी गई है। सो गाइस, क्या है ये कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस और अब तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है इस केस से रिलेटेड, समझते हैं इस वीडियो में। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस केस से रिलेटेड एक आरोपी को पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि यही आरोपी है, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट पोस्टमार्टम में निकल कर आई वो ये बात साफ समझ आती है कि इसमें केवल एक आदमी का हाथ नहीं है बल्कि इसके पीछे कई सारे लोग हैं। तो क्या उस एक आदमी के जरिए बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करी जा रही है? जिस हॉस्पिटल जहां पर ये घटनाक्रम घटित हुई है वहां पर नया कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया गया है, इसलिए कई सारे लोगों का कहना है कि जो हॉस्पिटल है वो इस केस को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इस केस में एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है और क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश है? सो गाइस, सारे सिनेरियो को समझने के लिए इस केस को हमें बारीकी से शुरू से समझना होगा। सो गाइस, वो दिन था 9 अगस्त 2024 का, जहां पर कोलकाता के आरजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक पीजी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल की थी, उनका हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में काफी बुरी तरीके से रेप किया जाता है और फिर उनका मर्डर कर दिया जाता है। और जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी बरामद होती है वह रूह कपा देने वाली थी। विक्टिम जिनकी आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ तक कि वे निर्वस्त्र थी। ये वो दिन था जहाँ पर डॉक्टर 36 घंटे के लिए हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी को दे रही थी। रूटीन बाय रूटीन हर किसी एक डॉक्टर को ऐसा करना पड़ता है कि इमरजेंसी को देखते हुए उन्हें एक न एक बार 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। क्या आप सोच सकते हो, एक इंसान जो कि 24 घंटे में उसका पूरा दिन पूरा होता है लेकिन 36 घंटे वो अपनी ड्यूटी देता है, लोगों की सेवा करता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है, ये काम कितना ज्यादा थका देने वाला होगा। उन्हें केवल हॉस्पिटल में रहना ही नहीं पड़ता, वहीं पे खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, यानी कि 36 घंटे तक अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि कैसे उस दिन भी विक्टिम और उनके साथ 4 कॉलीग्स जो कि खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में गए थे, वे लोग लंच करते हुए नीरज चोपड़ा की मैच देख रहे थे जहाँ पर उन्होंने जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक में सिल्वर मेडल को जीता था। इसके बाद उनकी 4 कॉलीग्स जो कि अपने खाने को फिनिश करके वापस से अपने वर्क में लौट आती हैं, लेकिन जो विक्टिम होती है डॉक्टर, वे थकान के कारण थोड़ी देर सेमिनार हॉल में ही सो जाती हैं। बताया जाता है कि ये 3 बजे का समय था, यानी रात के 3 बजे विक्टिम डॉक्टर जो सेमिनार हॉल में सो रही थी। पर जो रिपोर्ट निकल कर आती है वो बताती है कि इसके बाद लगभग 4 बजे के आसपास एक आदमी जो सेमिनार हॉल में एंटर करता है, जो कि अंदर घुसते ही उस सोती हुई डॉक्टर को उठाता है, उनका रेप करता है, उन्हें असॉल्ट करता है और फिर उन्हें काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। वो उन्हें इतनी बुरी तरीके से घायल करता है कि उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। फिर ये सब करने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह के 7:30 बजे के आसपास विक्टिम की बॉडी पर किसी की नजर पड़ती है और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। डॉक्टर की बॉडी निर्वस्त्र हालत में सेमिनार हॉल में पड़ी हुई है। अब ऐसे सिनेरियो में सबसे पहले काम ये होता है कि डॉक्टर्स की फैमिली को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि इस डेड बॉडी के मिलने के 3 घंटे बाद विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है, लगभग 10 बजे के आसपास। यहाँ तक कि विक्टिम के पेरेंट्स को जब इस बारे में पता चलता है तो वे तुरंत अपनी बेटी को से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँचते हैं, पर तब भी उन्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। उन्हें लगभग 3 घंटे के आसपास बाहर ही इंतजार कराया जाता है, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। ये बात निकल कर आती है एक इंटरव्यू से, जहाँ पर जो विक्टिम के रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, वे बताते हैं कि कैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर के माता पिता के साथ कैसा बिहेव किया गया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा, और तो और उनकी डेड बॉडी किस हालात में उन्हें नजर आई। ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। विक्टिम के पेरेंट्स वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज एक बार उन्हें अपनी बेटी को देख लेने दिया जाए, पर उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाता। फिर इसके बाद जैसे तैसे उनके पेरेंट्स को अंदर जाने दिया जाता है और वो जिस हालात में अपनी प्यारी बेटी को देखते हैं, ये दर्द नर्क से भी बदतर था। कोई अपने दुश्मन के बारे में भी नहीं सोचेगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो, और शायद उन्होंने अपने पूरे सपने में भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं करी होगी। वे देखते हैं कि कैसे उनकी मासूम सी बेटी जो कि निर्वस्त्र हालत में वहाँ
पर पड़ी हुई है। उनकी आंखों का चश्मा टूटा हुआ है, उनकी आंखों से खून बह रहा है, यहाँ तक कि उनके मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग हो रही है। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। बताया जाता है कि कैसे उनके मुंह में ब्लड था, यानी कि ये सिंबल करता है ना, तो इससे ये पता चलता है कि कैसे उन पर काफी हैवी अटैक किया गया हो। यानी कि ये बात क्लियर थी कि अगर कोई भी बाहर से भी उस डेड बॉडी को देखता है तो ये बात बस बिना किसी शक के कह सकता है कि ये एक मर्डर है और मर्डर से पहले उस मासूम सी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। पर सवाल ये उठता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल का आखिर कहना क्या था इस केस को लेकर, और जो हॉस्पिटल का कहना था वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला, डरा देने वाला और आक्रोशित कर देने वाला था। हॉस्पिटल जिसने ये प्लान किया था कि वो इस केस को एक सुसाइड केस कह देगी और इसे दबा देगी, यानी कि एक क्लियर मर्डर रेप केस है और इसे बदल दिया गया सुसाइड केस से, या फिर बदलने की कोशिश करी गई। और यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो सामने नजर आ रहा है उसे झुटलाया क्यों जा रहा है। जिस हालत में उस विक्टिम की बॉडी मिली है ये साफ बता रहा है कि आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ है, पर फिर भी हॉस्पिटल ने इसे आखिर एक सुसाइड केस क्यों बताने की कोशिश करी। वही एक और सवाल कि आखिर जब 7 बजे डेड बॉडी मिली और उनके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद इन्फॉर्म किया गया और जैसे तैसे वे लोग अपनी बेटी को देखने के लिए गए, तब भी उन्हें 3 घंटे तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। पर ऐसा क्यों? ये तो उनका अधिकार था, वे तो अपनी बेटी को देखना चाहते थे, पर फिर भी उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो क्या अंदर कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जिसे छुपाने की कोशिश करी जा रही थी। और यही नहीं, जिस तरीके के स्टेटमेंट निकल कर आते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से, वे और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले थे। जहां पर प्रिंसिपल का कहना था कि कैसे वो जो डॉक्टर थी, जो विक्टिम थी, वे एक साइकोसिस नाम की मेंटल इलनेस से सफर कर रही थी और यही रीजन है उनके सुसाइड करने का। यानी आप ये समझ सकते हो ना कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। अब इन सारे सिनारियो को देखते हुए लोगों का ये साफ कहना है कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल ने जल्दीबाजी अपना स्टेटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं भी यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वे बाहर आने नहीं देना चाहते? ये सारी घटनाक्रम घटित होने के बाद जिस तरीके से हॉस्पिटल का रवैया था और जो कुछ उन्होंने किया, ये साफ बता रहा था कि कैसे वे इस केस को दबाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पर जब विक्टिम के कॉलीग और साथ ही डॉक्टर्स को इस बारे में पता चला तो वे आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसमें सोशल मीडिया ने काफी बड़ी अहमियत अदा करी, जहां पर ये मुद्दा जन समाज के बीच फैल गया और अब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। खैर, विक्टिम की डेड बॉडी जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल कर आती है वो और भी ज्यादा भयावह, डरा देने वाली और रूह कपा देने वाली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो सब बताने की कोशिश करती है कि आखिर उस समय उस डॉक्टर के साथ क्या क्या कुछ हुआ और वह आखिर क्या क्या सहन कर रही थी उस समय। पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि उस डॉक्टर को कितनी बुरी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, उसे मारा जाता है और फिर उसका रेप किया जाता है। उनके लिप्स, एब्डोमन और राइट हैंड जो कि फ्रैक्चर हो चुका था। यानी कि इस रिपोर्ट से ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि ये कोई सुसाइड केस नहीं बल्कि क्लियर कट मर्डर केस है, जहां पर पहले विक्टिम के साथ रेप किया गया हो। पर अब सवाल ये थी कि आखिर इस कर्मकांड के पीछे है कौन? जहां पर पुलिस जो कि इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, अक्सर इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस सेमिनार, उस हॉल में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। पर आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा से जब फुटेज निकाली जाती है तो वहां पर पता चलता है कि एक आदमी जो लगातार उस कमरे के आसपास, उस हॉल के आसपास चक्कर लगा रहा था और काफी ज्यादा सस्पिशियस सा बिहेव कर रहा था। और तो और पुलिस को सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ भी मिलता है, एक ऐसा ब्लूटूथ जो कि टूटा हुआ वहां पर पड़ा हुआ था। ब्लूटूथ जैसी हालत में वहां पर पड़ा हुआ था, देखकर लग रहा था कि कैसे शायद हाथापाई के दौरान ये ब्लूटूथ वहां पर टूट गया हो। अब पुलिस जो कि उस ब्लूटूथ को उठाती है और एक मोबाइल फोन से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कैसे ब्लूटूथ जो कि उस एक पर्सन के मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है, यानी ये ब्लूटूथ उसी आदमी का था और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये आदमी था संजय रॉय। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि कैसे संजय रॉय 3 से 4 बजे के आसपास उस सेमिनार हॉल के आसपास ही घूम रहा था। और तो और ब्लूटूथ भी उसके फोन से कनेक्ट हो गया, यानी कि इसे प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे देखा जाने लगा। अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और शॉक कर देने वाली बात यह थी कि संजय रॉय जो कि अपने इस क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर हु इज संजय रॉय और ये उस समय हॉस्पिटल में आखिर कर क्या रहा था। दरअसल संजय रॉय जो कि हॉस्पिटल का ना तो स्टाफ मेंबर था, ना ही वो वहां पर काम किया करता था। दरअसल संजय रॉय जो कि कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलेंटियर की तरफ से 2019 में अपनी सर्विसेज दे रहा था। यानी अक्सर ये एक ऐसी पोस्ट होती है जिसे नॉर्मली पुलिस अपनी हेल्प के लिए लोकल पर्सन को यूज करते हैं, जिन्हें सिविल वॉलेंटियर
वॉलेंटियर कहा जाता है। सिविल वॉलेंटियर वे पर्सन होते हैं जो कि पुलिस को कुछ बेसिक काम में हेल्प करते हैं, जैसे कि मेला हो तो वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, या फिर भगदड़ जैसे सिनेरियो ना हो उसे बचाकर रखना, या फिर जहां पर पुलिस बल को क्राउड को मैनेज करने की जरूरत होती है तो वह ऐसे तरीके के लोगों की हेल्प लेती है। संजय जो कि एक केवल वॉलेंटियर था, लेकिन उसने अपने बाइक में भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाया था, यानी कि वह ऐसा शो करता था कि जैसे वो कोलकाता पुलिस से है। पर सबसे ज्यादा शॉक कर देने वाली बात यह है कि जब इस पर्सन की पास्ट हिस्ट्री को खंगाला गया और जो बातें निकल कर आई उससे ये साफ क्लियर होता कि कैसे कोलकाता पुलिस की ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। दरअसल संजय रॉय की हिस्ट्री से ये बात साफ निकल कर आती है कि ये उसका पहला क्राइम नहीं है। इसके पहले भी उसने महिलाओं के अगेंस्ट कई सारे क्राइम को किया है। बताया जाता है कि इस घटना के थोड़े दिन पहले ही उसके खिलाफ एज अ फीमेल डॉक्टर को मिसबिहेव करने की कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, पर पुलिस ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि इस केस के पहले भी एक और औरत ने रॉय के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहाँ पर उसका कहना था कि कैसे रॉय अक्सर उसे फोन करके 3 महीने से लगातार परेशान किए जा रहा है। सर हॉस्पिटल से रॉय को उस महिला का नंबर मिल गया, जहाँ पर लगातार वो उसे फोन किए जा रहा है और उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ तक कि रॉय ने उसे धमकी भी दिया था कि अगर वो महिला उसे मिले नहीं आती है तो वो उसके खिलाफ काफी कुछ बुरा करेगा। संजय रॉय को तो अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके फोन को भी सीज कर लिया जाता है, और जब उसके फोन की तहकीकात करी जाती है तो उसमें पुलिस को काफी ज्यादा अडल्ट वीडियो मिलती है। यहाँ तक कि उनके पड़ोसी से भी जब उसके बारे में पूछताछ की जाती है उसके नेचर के बारे में, तो ये हैरान कर देने वाली बात निकल कर आती कि कैसे संजय जिसकी पास्ट में 4 शादी हो चुकी है और उसकी 4 में से 3 शादी इसलिए टूटी थी क्योंकि वह महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम किया करता था, उन्हें फिजिकली असॉल्ट करता था, और तो और उसकी एक वाइफ की मौत कैंसर के कारण हो गई थी। उसका बिहेवियर महिलाओं के प्रति काफी ज्यादा अब्यूजिव था। अब यही बात सबको हैरान करती है कि कैसे एक आदमी इसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के इतने ज्यादा केसेस हैं, इसकी 4 शादी हो चुकी है, इसका इतना बुरा बैकग्राउंड है, फिर भी इसे एक वॉलेंटियर के तौर पे आखिर चूज कैसे कर लिया जाता है। पुलिस एक काफी रिस्पेक्टिव पोस्ट होती है, साथ ही जो वॉलेंटियर होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टिव नजरिए से देखा जाता है। उनके ऊपर भी सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसे पर्सन को कैसे दी जा सकती है। और जब ये पर्सन जब हॉस्पिटल में जा रहा था तो आखिर इसे अंदर क्यों जाने दिया गया? जब वहाँ पर एक फीमेल स्टाफ उपस्थित थी तो क्या वहाँ पर कोई गार्ड नहीं था या फिर कोई फीमेल गार्ड, जो कि अक्सर ऐसी जगहों पर होना चाहिए था। ये तो कहानी थी संजय रॉय की, लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उससे ये बात तो क्लियर हो चुका कि ये एक गैंग रेप जैसी घटना है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वे ये दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे केवल संजय रॉय अकेला नहीं हो सकता, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल संजय रॉय को अकेला बकरा बनाकर काफी सारे लोगों को बचाया जा रहा है। कई सारे डॉक्टर्स का दावा है, जो रिपोर्ट नजर आ रही है उससे ये बात क्लियर नजर आती है कि कैसे ये कोई सिंपल आर केस नहीं है बल्कि GR केस है, जहाँ पर एक आदमी का हाथ नहीं बल्कि कई सारे लोगों का हाथ है। और यही नहीं, ट्विटर पर इस केस से रिलेटेड कुछ ऐसी वीडियोस बाहर निकल कर आती हैं जो कि इस शक को बढ़ावा देती हैं। उन वीडियोस में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे आर्जिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट है वे वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे जहाँ पर ये घटनाक्रम घटित हुआ है वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन या फिर तोड़ फोड़ करके चीजों को बदलने की कोशिश करी जा रही है, जबकि यहाँ पर इतने बड़े संगीन अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, वहाँ पर पुलिस मौजूद है और उन्हीं के सामने दीवारों को तोड़ा जाता है और चीजों को बदलने की कोशिश करी जाती है। और ये बात साफ तरीके से प्रूफ करती है कि कहीं यहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करी जा रही है। क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर ही रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। जब ये केस इतना ज्यादा बड़ा है, लोग इतने हैवी संख्या में इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये एक क्राइम सीन है, यहाँ पर इसे पूरी तरीके से सिक्योर किया जाता है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना करी जाए। यहाँ तक कि पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सीज कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्राइम सीन से केवल 20 मीटर की दूरी पर ही चीजों को बदला जा रहा है और यही सारी चीजें इस केस को लेकर शक को बढ़ावा देती हैं। सो गाइस, ये था RG डॉक्टर R केस और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक निकल कर आई मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करी है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर कब उस महिला को न्याय मिलेगा और क्या इस केस को सही से इन्वेस्टिगेशन करी भी जाती है या नहीं, या फिर जो इसके कल्प्रिट हैं वे आजाद ही घूमेंगे। वहीं जैसा हमारे न्याय व्यवस्था का इतिहास रहा है कि कैसे निर्भया केस के आरोपियों को 7 साल बाद सजा मिली थी, तो क्या इस महिला के साथ भी ऐसा ही होगा और लंबे समय तक इसके आरोपी अगर पहले तो वे पकड़े जाएंगे या नहीं, और अगर पकड़े भी जाते हैं तो कब तक उन पे केस चलेगा और क्या उन्हें सजा उस लिमिट तक मिलेगी जितना बड़ा उन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। एक मासूम सी लेडी जो कि मरीजों का ख्याल रखती थी, अपनी सेवाएं देती थी लोगों को, जो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और उसके साथ कोई ऐसा कर सकता है, ये इंसानियत को शर्मसार कर देता है। सो गाइस, क्या सोचना है आपका इस केस के बारे में? वहीं अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप बता सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।